हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं पैसिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन या फिर आप कह सकते हैं कि अपटेक, यानी कि पैसिव मिनरल्स आयन अपटेक या फिर आप कह सकते हैं कि पैसिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको समझने से पहले हमने आपको प्रीवियस क्लास में मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया था, यानी कि साल्ट मिनरल्स एब्जॉर्प्शन के बारे में बता दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि यह दो प्रकार से होता है। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। ठीक है, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने बताया था कि जो मिनरल्स आयन का एब्जॉर्प्शन होता है उसमें जो मैकेनिज्म होता है वो दो तरीके से होता है। ठीक है, पहला मैंने बताया था कि पैसिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरा होता है एक्टिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये क्या है, ये है मैकेनिज्म ऑफ मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन या फिर मिनरल अपटेक आप कह सकते हैं। इसमें मैंने बताया कि ये दो प्रकार से होता है। पहला होता है पैसिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है एक्टिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन या फिर आप कह सकते हैं कि अपटेक। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि पैसिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फिर हम लोग एक्टिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो पैसिव मिनरल आयन एब्जॉर्प्शन होते हैं इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती। ठीक है, पैसिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन में एनर्जी का जो खर्च होता है, इसमें पैसिव मिनरल आयन में प्लांट जब अपने रूट से, ठीक है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है तो इसमें कोई भी एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसमें किसी रूप में एनर्जी खर्च नहीं होती है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग पैसिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन। फिर से समझिए, तो मैंने बताया कि जो पैसिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन होता है इसमें एनर्जी खर्च नहीं होता, और आपको पता है जो एनर्जी होता है वो किस फॉर्म में होता है, एटीपी के रूप में होता है। ठीक है, तो जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है उसको कहते हैं हम लोग पैसिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन, और जिसमें एनर्जी खर्च होता है उसे कहते हैं हम लोग एक्टिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, क्या मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम द सॉयल थ्रू द इपीब्लेमा ऑफ रूट। ठीक है, इपीब्लेमा ऑफ रूट विदाउट एनी एक्सपेंड ऑफ एनर्जी इज नोन एज पैसिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आगे समझिए, मैंने बताया कि ऐसे एब्जॉर्प्शन जहाँ पे एनर्जी की खर्च नहीं होती है उसको हम लोग पैसिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि सर इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वह किसके द्वारा एब्जॉर्प्शन करेगा, तो वह सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा एब्जॉर्प्शन को करेगा। ठीक है, सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को करेगा। जैसे आप डिफ्यूजन पढ़ चुके हैं कि आप जानते हैं भैया कि जहाँ पर सांद्रता ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरी तरफ कम है, तो क्या होगा, ज़्यादा से लो की तरफ बढ़ेगा, लोअर टू हायर टू लोअर जाएगा। ठीक है, सांद्रता क्या होगा, हायर टू लोअर की तरफ जाएगा, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। दूसरा आता है आपका, नेक्स्ट आता है एक्टिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप आप पढ़ते हैं, तो मोटी मोटी बात आप इतना समझिए, ठीक है, कि जहाँ पर एनर्जी खर्च होती है, ठीक है,
जहाँ पर एनर्जी खर्च होती है उसे एक्टिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और जहाँ पर एनर्जी खर्च नहीं होती है उसे पैसिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक, तो वही लिखा गया है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स आयन फ्रॉम रूट सरफेस इपिब्लेमा by simple diffusion without any expending of energy ATP is known as passive minerals ion absorption। यानी कि ऐसे एब्जॉर्प्शन जहाँ पे कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती है, जब प्लांट किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से बिना किसी एनर्जी खर्च किए हुए, उसको कहते हैं हम लोग पैसिव मिनरल्स आयन। अब जब वही एनर्जी एक्सपेंड करे, एनर्जी खर्च करके क्या करे, एब्जॉर्प्शन करती है, तो उसे पैसिव मिनरल्स आयन, उसे एक्टिव मिनरल्स आयन कहते हैं। जब खर्च नहीं होती है उसे पैसिव, और जब खर्च होती है उसे एक्टिव। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ पैसिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन या फिर मैकेनिज्म पैसिव आयन अपटेक। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि सर बिना एनर्जी खर्च किए हुए जो कि प्लांट मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब कर ले रहा है, अब ये कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, इसको समझने के लिए हमको इसके मैकेनिज्म की बात करनी होगी। ठीक है, तो लिखा है द मैकेनिज्म ऑफ पैसिव मिनरल्स आयन ORR अपटेक द मैकेनिज्म ऑफ पैसिव आयन अपटेक इन्वॉल्व फॉलोइंग टू मेथड या टू थियरी। इसके लिए दो मेथड या आप कह सकते हैं कि दो थियरी दी गई है। पहला है आयन एक्सचेंज थियरी या आयन एक्सचेंज मेथड, दूसरा है डोनन एक्सचेंज थियरी। क्या है ये, डोनन इक्विलिब्रियम थियरी। तो पहला क्या है, आयन एक्सचेंज थियरी। ठीक है, आयन एक्सचेंज थियरी, इस थियरी में क्या बताया जाता है उसको समझिए। देखिए, इस थियरी में क्या होता है, सिंपल टाइप के, क्या, सिमिलर टाइप के, ठीक है, सिमिलर टाइप के आयन कैन बी एक्सचेंज ईच अदर। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मैंने कहा कि इसमें क्या होता है, आयन एक्सचेंज थियरी में सिमिलर टाइप के एक जैसे आयन एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है, ये सपोज करिए कि रूट है। अब रूट के बाहर क्या है, ये क्या है, रूट है। ठीक, ऐसे बनाते हैं रूट को थोड़ा सा अच्छे से, ये मान लीजिए कि रूट है, हो गया रूट। ठीक, रूट के अंदर मान लीजिए कि पोटेशियम आयन है, H+ आयन, जिसको हम लोग कहते थे कि पोटेशियम आयन है। ये कहाँ पे है, ये बाहर की सरफेस पे, ये बाहर है। ये सपोज करिए कि यहाँ पे H है, रूट के बाहर सरफेस पे पोटेशियम आयन प्रेजेंट है। और रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर मान लीजिए कि हाइड्रोजन आयन है। क्या है, हाइड्रोजन आयन है। अब ये सपोज करिए कि हाइड्रोजन आयन यहाँ आ जाए और पोटेशियम आयन यहाँ चल जाए, तो हुआ एक्सचेंज। यहाँ पे भी आयन है, पोटेशियम आयन, पॉजिटिव चार्ज इसके पास भी, पॉजिटिव चार्ज इसके पास भी। तो सिमिलर टाइप के आयन जब एक्सचेंज कर जाते हैं, अदला बदली कर जाते हैं, उसको आयन एक्सचेंज थियरी कहते हैं। आइए इस बात को लैंग्वेज के माध्यम से, फिर उसके बाद अच्छे से इस बात पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, यानी कि आयन एक्सचेंज थियरी के अनुसार, मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ आयन। जो मिनरल्स होते हैं वो आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, फ्रॉम द रूट सरफेस बाय एक्सचेंज बिटवीन सिमिलर टाइप आयन। यानी कि एक जैसे आयन आपस में अदला बदली कर लेते हैं, इसके द्वारा आयन का एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो बताया क्या, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी मिनरल्स आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ आयन फ्रॉम द रूट सरफेस बाय एक्सचेंज बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ आयन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल exchange between hydrogen and potassium ion takes place which explained by following two theories। ठीक है, तो दो थियरी के हिसाब से इस आयन एक्सचेंज थियरी को बताया गया है। मैंने बताया कि आयन एक्सचेंज थियरी में क्या होता है, सिमिलर टाइप के आयन, ठीक है, जैसे ये पोटेशियम आयन, ये हाइड्रोजन आयन है। अब पोटेशियम आयन हाइड्रोजन आयन के पास ले जाए और हाइड्रोजन आयन पोटेशियम पे चला जाए तो एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग आयन एक्सचेंज थियरी। जो आयन एक्सचेंज थियरी होता है, इसको प्रूफ करने के लिए दो थियरी दी गई है। कौन कौन से दो मेथड दिए गए हैं, कौन कौन से, पहला है कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थियरी, दूसरा है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी। अब ये कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थियरी क्या होता है उसको पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये रूट है, रूट में ये क्या है, इपीब्लेमा है, ठीक है, रूट है और रूट के पास क्या है, इपीब्लेमा, ये रूट हो गया, रूट पे मान लीजिए कि ये इपीब्लेमा है, ठीक है। अब उस पर क्या है, हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, यहाँ पे ये इपीब्लेमा है, ये अब यहीं पे मान लीजिए इपीब्लेमा थोड़ा सा बाहर होगा और यहीं पे क्या है, हाइड्रोजन आयन है रूट पे एकदम, ठीक है। और ये रूट कहाँ होता है आपको पता है, रूट सॉइल में होगा, ठीक है, रूट सॉइल में होगा और सॉइल में क्या है, मान लीजिए पोटेशियम आयन है। रूट के इपीब्लेमा पे हाइड्रोजन आयन, रूट कहाँ होगा, सॉइल में, और सॉइल में क्या है, पोटेशियम आयन है, ठीक है। तो ये और ये दोनों क्या सिमिलर टाइप के आयन हो गए, ये इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या हुए, एक जैसे आयन हुए, ठीक है। अब क्या होगा, जो ही, ठीक है, जो ही ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे ये एक्सचेंज हो जाएगा। कहने का मतलब सॉइल में क्या है, पोटेशियम आयन है और रूट के पास क्या है, रूट के पास है हाइड्रोजन आयन। जैसे ये सॉइल के सरफेस में आएगा, सॉइल के कांटेक्ट में ये रूट है और जो ही ये दोनों पास में आएंगे ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगा। कुछ ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के प्लेस पे हो जाएगा पोटेशियम, और पोटेशियम के स्थान पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन। ये सॉइल में है और ये क्या हो जाएगा, रूट के पास, ठीक है, कुछ ये व्यवस्था हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूट के पास, रूट में क्या था, सॉइल था, तो रूट के पास क्या था, हाइड्रोजन था, ठीक है, और वो और सॉइल में क्या थी, पोटेशियम, ये दोनों क्या कर गए, एक्सचेंज कर गए। इसी को कहते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थियरी, ठीक है। अब आगे समझिए, देखिए इस थियरी को, जो ये कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थियरी है, इस थियरी को देने वाले थे जेनेल ओवरसीट, जेनी ओवरसीट ने ओवरस्ट्रीट ने इस थियरी को दिया था, ठीक है। इन्होंने बताया कि जब हाइड्रोजन आयन, व्हेन द हाइड्रोजन आयन ऑफ रूट सरफेस, व्हेन द हाइड्रोजन आयन ऑफ रूट सरफेस कम contact of the potassium ion of the soil, then the change between potassium hydrogen ion occurs, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोजन आयन चेंज occurs without any expanding or without any solution formation, बिना किसी सॉल्यूशन फॉर्मेशन के ये दोनों में एक्सचेंज हो जाते हैं। इसको कहते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोजन पोटेशियम कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थियरी। तो इसको समझिए एक बार लैंग्वेज के माध्यम से बात को आप लोग। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जब, ठीक है, उन्होंने बताया जब, किसने बताया, जेनेल ओवरसीट ने बताया कि जब हाइड्रोजन आयन जो कि कहाँ पे है, रूट में है, और पोटेशियम आयन कहाँ पे है, सॉइल में, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो ये एक्सचेंज कर जाते हैं बिना किसी सॉल्यूशन फॉर्मेशन के। और इस जब इन्होंने ऐसा देखा तो बताया इन्होंने कि यह क्या है, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थियरी है। तो दिस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय जेनेल एंड ओवरस्ट्रीट। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, व्हेन हाइड्रोजन आयन क्या, व्हेन द हाइड्रोजन आयन ऑफ रूट सरफेस, जो हाइड्रोजन आयन है रूट सरफेस पे
कम इन द कंटेक्ट ऑफ पोटेशियम आयन। वो पोटेशियम आयन के जैसे ही कंटेक्ट में आता है वो क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं बिना किसी सोल्यूशन फॉर्मेशन के। तो आप अब इस फिगर के माध्यम से समझिए। जैसे ये रूट है, रूट के पास क्या है, हाइड्रोजन आयन है, और ये सॉइल है, सॉइल में क्या है, पोटेशियम आयन है। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन आयन इस पोटेशियम आयन के संपर्क में आएगा, क्या होगा, ये जो पोटेशियम आयन है ये भाग करके चला जाएगा रूट के पास, और ये वाला कहाँ चला आएगा, इससे सॉइल में। तो हुआ क्या, देख रहे हैं आप, बिना किसी सलूशन का, कोई सलूशन हुआ नहीं, केवल यहाँ पे अदला बदली हो गई। रूट का जो आयन था वो सॉइल में चला गया, सॉइल का रूट में आ गया, तो केवल एक्सचेंज हुआ, कोई सलूशन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसी को कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थियरी। तो क्या है, स्केच बनाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थियरी को। दूसरा आता है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी। क्या होता है दूसरा, कार्बोनिक एक्सचेंज थियरी। जो कार्बोनिक एक्सचेंज थियरी है, अब इसको देखिए। अब ये जो कार्बोनिक एक्सचेंज थियरी है, और मैंने पहले क्या बताया था, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थियरी। अब इस दोनों में अंतर क्या है पहले ये समझिए, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थियरी होता है, जो मैंने आपको पहले बताया, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थियरी, ठीक है, इस पर क्या होता है, डायरेक्टली क्या होते हैं, डायरेक्टली हाइड्रोजन आयन, सॉरी पोटेशियम आयन हाइड्रोजन आयन में चेंज हो गया था, आपने देखा था। वहाँ पे किसी भी सलूशन का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, ठीक है, ना ही कोई रिलेशन हुआ था वहाँ पे, ठीक है, कोई सलूशन नहीं बना, ना कोई उसमें रिएक्शन हुआ, ठीक है, ना कोई सलूशन बना, ना कोई उसमें रिएक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सलूशन का फॉर्मेशन बनता है। क्या होता है, सलूशन बनता है, सलूशन का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज भी होता है। यहाँ पर सलूशन का फॉर्मेशन बनता है, उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसको प्रमाणित करने के लिए आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे। भैया आपको पता है कि जो रूट होती है उसमें भी क्या होती है, रिस्पायरेशन होती है। इस बात से आप सहमत होंगे, रूट में भी रिस्पायरेशन होती है, ठीक है। देखिए प्लांट के जितने भी पार्ट हैं, अगर वो लिविंग है, प्लांट का जितना भी पार्ट है, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे फ्लावर हो, कुछ भी हो, अगर वो लिविंग है तो वहाँ पे रिस्पायरेशन जरूर होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा कुछ पार्ट में, इतना तो हम जानते हैं, लेकिन प्लांट के लिविंग पार्ट में रिस्पायरेशन जरूर होगा, ठीक है, जरूर करेगा। अगर वो लिविंग पार्ट है रिस्पायरेशन करेगा, चाहे वो रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे कुछ भी हो। तो रूट में क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। और आपको पता है जब रिस्पायरेशन होता है तो CO2 क्या होती है, रिलीज होती है। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, अगर रिस्पायरेशन हो रहा है तो वहाँ पे CO2 रिलीज होगा, ठीक है। तो CO2 रिलीज होगा, CO2 को क्या करेगा, वो छोड़ेगा रूट, ठीक है, रूट में हो रहा है, और कहाँ जाएगा, वो सॉइल में जाएगा। भैया रूट तो सॉइल में ही है, ठीक है। हुआ क्या, मान लीजिए ये रूट है, रूट ने क्या किया, रिस्पायरेशन किया, रिस्पायरेशन करने के बाद उन्होंने CO2 को छोड़ा। CO2 कहाँ गया, सॉइल में है, क्योंकि रूट भी सॉइल में है। अब CO2 को छोड़ा उन्होंने तो CO2 निकला, वो क्या करेगा, CO2 सॉइल में प्रेजेंट H2O के साथ रिएक्शन कर लेगा, रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, C2H2O3 यानी कि कार्बोनिक एसिड, सलूशन बन गया कार्बोनिक एसिड का, ठीक है। और जो ये वाटर था, ये कैसा वाटर था, कैपिलरी वाटर था, ठीक है। मैंने क्या बताया, रूट है, रूट ने शोषण के रिस्पायरेशन के द्वारा CO2 को छोड़ा, ठीक है, और CO2 को कहाँ छोड़ेगा, रूट में, सॉइल में, और सॉइल के चारों तरफ क्या है, वाटर है, तो वाटर कौन सा वाटर, कैपिलरी वाटर। अब ये CO2 H2O से रिएक्ट कर लेगा, रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अब आपको पता है जो कार्बोनिक एसिड होता है ये अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन और किसमें, ये हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाएगा, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में ये टूट जाएगा। तो अलग अलग भाग में यह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा,
ठीक है। अब क्या होगा, अब वही जब ये टूट गया तो सॉइल में क्या है, पोटेशियम आयन है, सॉइल में क्या है, पोटेशियम आयन है। अब ये पोटेशियम आयन इस हाइड्रोजन आयन से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा और ये चला जाएगा कहाँ पे, रूट के पास, ठीक है, ये रूट के पास चला जाएगा और पोटेशियम जो ये हाइड्रोजन आयन था वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ से ये डिसोसिएट होगा क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में टूटा। अब बाइकार्बोनेट कहाँ पे, ये दोनों सॉइल में है, तो सॉइल में जब ये हाइड्रोजन था ये सॉइल में दोनों आ गए, तब क्या होगा, ये जो सॉइल का पोटेशियम आयन था ये चला जाएगा कहाँ, रूट के पास, ठीक है, रूट के पास। और यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिला, ये रिएक्शन आपको देखने को मिला। देखिए यहाँ पर रिएक्शन हुआ, लेकिन जो कॉन्टेक्ट थियरी थी यानी कि आयन एक्सचेंज थियरी थी, वहाँ पे कोई सोल्यूशन का फॉर्मेशन, कोई रिएक्शन नहीं हुआ था। यहाँ पर सोल्यूशन किसका बना, कार्बोनिक एसिड का, ठीक है। तो आपने देखा कि वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा था, यहाँ पे रिएक्शन हुआ। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये केवल रूट के ही पास हो रही है, ये इतना दूर नहीं हो रहा है, ये इतना दूर नहीं है, ये रूट के ही पास हो रहा है। कहने का मतलब, मान लीजिए ये रूट है तो रूट से रूट यही CO2 निकालेगा, CO2 यही निकालेगा, यही वाटर भी होगा तो यही कार्बोनिक एसिड भी बनेगा, यही कार्बोनिक एसिड बनेगा तो यही सॉइल भी है और सॉइल से यही क्या हो जाएगा, पोटेशियम अंदर हो जाएगा। इतना दूर मैंने इसलिए इसको लिखा है क्योंकि इसको लिखने के लिए हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, लेकिन ये सारी एक्टिविटी इसी रूट के ही पास हो रही है, इतने ही दूर में सारी एक्टिविटी हो जा रही है। इतना ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे सॉइल है तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है और रूट इतना दूर है, नहीं, ये सारी एक्टिविटी यही रूट के पास हो रही है, रूट के ही पास हो रही है, ठीक है। तो मैंने बताया कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी में होता क्या है, रूट है, रूट रिस्पायरेशन करता है तो CO2 छोड़ता है और CO2 कहाँ छोड़ेगा, सॉइल में क्या H2O है। अब H2O CO2 आपस में रिएक्ट करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा यानी कि H2CO3 बनाएगा। जब H2CO3 बनाएगा तो क्या होगा, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने का ये टूट जाएगा किसमें, हाइड्रोजन आयन में और कार्बोनिक एसिड में। जब ये आपस में टूट जाएंगे, बाइकार्बोनिक एसिड में, ठीक है, बाइकार्बोनिक एसिड में ये टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। जब इसमें टूट जाएगा तो क्या होगा, सॉइल में जो हाइड्रोजन पोटेशियम आयन है ये चला जाएगा रूट के पास और जो पोटेशियम था, ये हाइड्रोजन था, ये बाहर हो गया, ठीक है। तो यही होती है कार्बोनिक एसिड में। इसमें उन दोनों थियरी में आयन एक्सचेंज थियरी, यानी कि जो ये थियरी थी कॉन्टैक्ट आयन एक्सचेंज थियरी, इसमें सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, आयन इसमें भी चेंज हुआ, आयन उसमें भी चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे बिना रिएक्शन के हुआ और यहाँ पे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब इसी बात को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। तो लिखा है दिस थियरी, यहाँ पे according to this theory ions are expanded with the help of solution। आयन इसमें एक्सचेंज होते हैं किसके द्वारा, सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के द्वारा। in this process CO2 released during transpiration from the root cell are combined with H2O of soil and form कार्बोनिक एसिड। हुआ क्या, इस प्रोसेस में CO2 रिलीज हुआ और किससे कंबाइन हो गया, H2O के साथ। जब H2O के साथ कंबाइन हो गया तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन किया, यानी कि H2CO3 का फॉर्मेशन किया। अब वो दोनों क्या कर गए, ब्रेक कर गए। ब्रेक क्यों कर गए, क्योंकि ये स्टेबल नहीं थे। ब्रेक किसमें किए, हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में, यानी कि HCO3 में। जब ये दोनों टूट गए तो सॉइल में क्या, पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन चला गया रूट के पास और उससे क्या हुआ, किसमें एक्सचेंज देखने को मिला। कैसे हुआ एक्सचेंज, कैसा हुआ, सॉल्यूशन के द्वारा एक्सचेंज आपको देखने को मिला, ठीक है। तो ये था आपका कौन सी थियरी, ये थी आपकी दोनों आयन एक्सचेंज थियरी। अब इसी आपके पैसिव मिनरल्स आयन एक्सचेंज थियरी में एक थियरी और आती है जिसका नाम है डोनेन इक्विलिब्रियम थियरी। ठीक है, डोनेन इक्विलिब्रियम थियरी, ठीक है। ये थियरी क्या होती है, अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहली बात समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है।
डोनल एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने डोनल इक्विलिब्रियम की जो कि थियरी दिया। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सांद्रता, साम्यावस्था, साम्यावस्था, ठीक है, यानी कि रेस्टिंग टाइम आप कह सकते हैं। देखिए सपोज कहिए कि जैसे ये कोई सेल है, अब सेल लिविंग सेल है, तो ये इसमें जब कोई पानी सपोज करिए वाटर इंटर करेगा, वाटर कहाँ तक इंटर करेगा, जहाँ तक इसमें स्पेस होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें वाटर इंटर करना बंद कर जाएगा। इस बात को एक साइंटिस्ट ने बताया था। उन्होंने बताया कि सपोज करिए कोई सेल है, ठीक है, मान लीजिए कि रेजिन है, किशमिश है, जब इसमें आप इसको वाटर में रखते हैं तो आप देखते हैं कि ये फूल जाता है। रेजिन को आप जब वाटर में रखते हैं देखते हैं फूल जाता है, लेकिन ये फटती नहीं। क्यों नहीं फटती? क्योंकि इसके बाहर वाल होती है, इसकी वाल होती है, जिसके कारण इस पर एक प्रेशर पड़ता है और ये वाल फटती नहीं, यानी कि एक टाइम आता है ये स्टेबल हो जाती है। फूल तो जाएगा, वाटर इंटर करेगा, लेकिन ये फटता नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे ये कोई सेल है, सेल में वाटर तभी तक इंटर करेगा जितना इसमें स्पेस होगा, उसके बाद ये नहीं जाएगा। तो ये उसके बाद नहीं जा रहा है क्योंकि इसमें एक साम्यावस्था आ गई, इसकी एक कैपेसिटी थी, इतने ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो उन्होंने बताया क्या, इस इक्विलिब्रियम थियरी के द्वारा बताया उन्होंने, जो ये थियरी थी डोनल इक्विलिब्रियम, इस थियरी को एफजी डोनर ने दिया था। कौन दिया था? एफजी डोनर ने दिया था। ये थियरी जो एफजी डोनर ने थियरी दिया, डोनल इक्विलिब्रियम थियरी, ये थियरी केवल उस केस में एप्लीकेबल होती है जहाँ पर रूट के इनर सरफेस पे क्या होते हैं? फिक्स्ड आयन होते हैं या नॉन डिफ्यूजिबल आयन होते हैं। ठीक है, आप बस इतना समझिए, ये जो थियरी होती है, ये थियरी उसी केस में एक्सेप्टेबल है जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे रूट के इनर सरफेस पे क्या हो? फिक्स्ड आयन हो। फिक्स्ड का मतलब जो टूटे ना, जो कहीं क्या हो? डिफ्यूज ना हो उस थियरी में, यानी कि उस केस में ये अप्लीकेबल होती है। ठीक है, यानी डिफ्यूजन आयन में ये स्टेबल होते हैं, यानी कि उसमें ये क्या होते हैं? उस थियरी में एप्लीकेबल होते हैं। अब आपको पता होगा जो आयन होते हैं, ठीक है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एन आयन, एक होते हैं कटायन। एक होते हैं एन आयन, एक होते हैं कटायन। एन आयन का मतलब जिसपे क्या हो? एन आयन का मतलब जिसपे निगेटिव चार्ज हो, और कटायन का मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, एन आयन का मतलब क्या होता है? जिसपे निगेटिव चार्ज हो, और कटायन का मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। इतनी बात आप समझ रहे हैं? तो इस थियरी में हुआ क्या, पहला कॉन्सेप्ट उनका यही था, अगर जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है रूट के इनर सरफेस पे, ठीक है, रूट के इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है? नॉन डिफ्यूजिबल है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है, सपोज करिए ये क्या है, कि ये सपोज करिए कि रूट है, ठीक है, रूट का ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या ये रूट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और आपको पता है जिस जो सेल होती है, प्लांट की सेल होती है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं? सबसे बाहर क्या होती है? अगर रूट है उससे सबसे बाहर क्या होगी? सेल वाल होगी, और उसके नीचे क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, सेल वाल होगी, सेल के उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो परमीबल होती है, या सेमी परमीबल होती है, या फिर सिलेक्टिव परमीबल होती है। यानी कि मतलब उसको जिसका मन करेगा आने देगा, जिसका मन करेगा नहीं आने देगा। तो इसको कहते हैं लोग सिलेक्टिव परमीबल। तो उन्होंने बताया क्या, इस थियरी में उन्होंने ये बताया कि सपोज उन्होंने बताया कि मान लीजिए ये कोई क्या है? रूट है, रूट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और रूट के इनर साइड पे, यानी कि रूट के इनर साइड अंदर की तरफ क्या है? क्लोराइड आयन है, और रूट के बाहर क्या है? क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन दोनों है। तो उन्होंने ये बताया कि ये उसी आयन को आने देगा जो क्या हो? नॉन डिफ्यूजिबल हो, जो डिफ्यूज ना करे।
तो ये क्या होगा, अब ये क्लोरीन आयन यही रहेगा, ये हाइड्रोजन आयन इसके पास पोटेशियम आयन चला आएगा। देख रहे हैं, ये आउटर सरफेस है, ये बाहर का सरफेस है, रूट का यानी कि बाहर यानी कि सॉइल का पोर्शन है, और ये अंदर का पोर्शन रूट के अंदर का पोर्शन है। क्लोरीन आप देख रहे हैं कि यही है, क्लोरीन यही है, और लेकिन जो अभी पोटेशियम था ये अंदर चला आया। क्यों आया? क्योंकि ये नॉन डिफ्यूजिबल है और ये कट आयन है। ठीक है, ये कट आयन है। तो आप समझिए कि ये जो है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रूट की, और आउटर साइड में क्या है, सॉइल है। आउटर साइड में क्या है, सॉइल है। ठीक है, और इनर साइड में क्या है, इनर साइड यानी कि रूट का पोर्शन, यहाँ पे क्या है, क्लोराइड आयन है। ठीक है, टोनर का कहना यही था कि जो कि यहाँ पे जो आयन रहेंगे वो फिक्स्ड होंगे। क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, नॉन डिफ्यूजिबल होंगे, ये डिफ्यूज नहीं करेंगे, जिसको आना होगा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, यानी कि ये सिलेक्टिव परमिएबल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही था, टोनर एक्सचेंज थियरी का मतलब यही था। उन्होंने कहा भैया जिसको आना होगा आएगा, हम कहीं नहीं जाएंगे, यानी कि क्लोरीन आयन यही रहेगा, पोटेशियम आएगा, इसके साथ बाइंड करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये डिफ्यूज नहीं होगा, ये डिफ्यूज भी नहीं होंगे, और इसके साथ आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज हुआ कैसे, ये पोटेशियम यहाँ चला आया, लेकिन ये आयन कहीं नहीं गया, क्लोरीन आयन कहीं नहीं गया, और ये क्या होगा, पोटेशियम आयन अंदर चला आया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसके बाहर क्या है, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन है अंदर की तरफ, इनर साइड में क्लोरीन आयन है, बाहर की तरफ क्लोरीन आयन पोटेशियम आयन दोनों है, लेकिन क्लोरीन आयन यहीं बैठा रहा, पोटेशियम आयन इधर चला आया, लेकिन क्लोरीन आयन अपनी जगह से नहीं हटा। इसका मतलब ये फिक्स्ड होती है, ये एनायन होती है। ठीक है, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो हुआ क्या, दिस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय एफ.जी. डोनर। इस थियरी को एफ.जी. यानी कि फ्रेडरिक गिब्स डोनर ने दिया था। एंड applicable OIR useful when excess amount of non-diffusible OR fixed ion are present। ये वहीं पर अप्लीकेबल होते हैं, उसीलिए यानी कि ये उसीलिए अप्लीकेबल है, यानी उसी केस में काम करेंगे जहाँ पे फिक्स्ड आयन होती हैं। तो फिक्स्ड आयन आपने देखा ऊपर क्या था, क्लोरीन फिक्स आयन था, ये कहीं नहीं गया। ठीक है, कहीं नहीं गया, ये फिक्स्ड आयन के लिए होती हैं। ठीक है, आगे समझिए। According to donor, when the excess amount of cation are present in the inner surface of the plasma membrane, जब इनर सरफेस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, इस इनर सरफेस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई कट आयन हो और उसके बाहर कोई एन आयन हो। ठीक है, इसके अंदर कोई कट आयन हो और उसके अंदर क्या हो, कोई एन आयन हो। ठीक है, तब इन केस क्या होगा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इन्वर्टेड डिफ्यूजिबल ऑफ कट आयन अकर्स इन इक्विलिब्रियम, देयर्स लार्ज अमाउंट ऑफ कट आयन आर प्रेजेंट टूवर्ड द इनर साइड। तो होगा क्या, इस अपने साम्यावस्था को कंप्लीट करने के लिए कट आयन ये कहाँ हो जाएगा, ये अंदर की तरफ भागता हुआ चला आएगा, क्योंकि इसको स्टेबल होना है, इस आयन को स्टेबल होना है, तो क्या करेगा, ये भागता हुआ इसके पास अंदर की तरफ चला आएगा। ठीक है, जैसे आपको बताया ना कि उन्होंने कहा हम तो यहीं रहेंगे, जिसको ज़रूरत होगी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसको ज़रूरत थी क्योंकि इसको स्टेबल होना है, अब इसको स्टेबल होना है तो ये भागता हुआ चला आएगा और ये क्लोरीन वही रहेगा। ठीक है, तो ये थी डोनर एक्सचेंज थियरी के बारे में। तो मैंने क्या बताया, मैंने अभी तक ये बताया कि जो पैसिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें वाटर का अपटेक होता है लेकिन कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है, इसे पैसिव मिनरल्स आयन कहते हैं। जो पैसिव मिनरल्स आयन होते हैं, इसके मैंने दो आपको थियरी यानी कि दो इसके मेथड के बारे में बताया। पहला था आयन एक्सचेंज मेथड, दूसरा था डोनर इक्विलिब्रियम थियरी। ठीक है, यह मेथड आप कह सकते हैं। उसमें मैंने आपको दोनों के बारे में, किसके बारे में आपको मैंने आयन एक्सचेंज में बताया था, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थियरी और कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी, और दूसरा था आपका क्या था आपका दूसरा था आपका डोनर एक्सचेंज, डोनर इक्विलिब्रियम थियरी, जो आपको मैंने बताया। ये दोनों पैसिव आयन के थे। अब अगले लेक्चर में हम लोग एक्टिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन या फिर आप कह सकते हैं एक्टिव मिनरल्स अपटेक के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आपको ये दोनों बातें समझ में आई। अगर बातें समझ में आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी बीएससी सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है,
और अगर आप इसका पीडीएफ नोट चाहते हैं तो टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ नोट अपलोड हो चुका है। इसमें 1 यूनिट के पूरे पीडीएफ है, 62 पेज का ये पीडीएफ है और ये पूरा पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया गया है। इस यूनिट को पूरा कवर कर दिया गया है और इस पीडीएफ को वहाँ पे अपलोड भी कर दिया गया है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी हम इस यूनिट को 4 से 5 दिन में कवर कर लेंगे, देन हम इसके आगे की यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग एक्टिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन के साथ, ठीक है। एक्टिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन क्या होता है उसको थोड़ा समझ लीजिए। ऐसे एब्जॉर्प्शन जिसमें क्या हो, एनर्जी एक्सपेंड हो, क्या हो, एनर्जी एक्सपेंड हो, यानी कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट क्या एनर्जी खर्च करके क्या करते हैं, मिनरल्स को, आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्टिव मिनरल्स आयन एब्जॉर्प्शन। कल की क्लास में हम लोग इसी के बारे में समझेंगे और कंटिन्यू करेंगे।